सिग्निफिकेंस करेंगे, बाद में इसको डिटेल में करेंगे कि इंटरफेस एम फेज डिटेल में। ध्यान से सुनना, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ऑफ कोर्स सी बात है ना, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ हुई है, तो नॉर्मल ग्रोथ माइटोसिस से ही तो हुई है। नॉर्मल बॉडी के जितने भी सेल बने हैं, बोन्स के भी सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज के भी सेल्स होते हैं, बॉडी के हर पार्ट के सेल है ना, सेल ग्रोथ करेगी तो टिश्यू ग्रोथ करेगी। तो बॉडी के हर एक सेल की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? माइटोसिस जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है, चोट भी लगती है, इवन हम जब हैंड वॉश कर रहे हैं तभी पता नहीं कितने स्किल के सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो सेल रिपेयर के लिए भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ तो भी दिक्कत है, तो डिवाइड होना जरूरी है। हमेशा कैरियोकाइनेसिस पहले होगी, बाद में क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। एक प्लांट के अंदर एपिकल मेरिस्टेम के अंदर और लेटरल मेरिस्टेम, इन सब में भी ऑफ सी बात है, क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रही है। वो भी तो ग्रोथ ही है, प्लांट की ग्रोथ ही है ना, प्लांट की वो भी। तो कल हमने बात करी थी ह्यूमन सेल लगाता है 24 घंटे। ह्यूमन सेल की लैब में जरूरत क्यों है? हमें अगर कैंसर सेल पे स्टडी करनी है तो ह्यूमन सेल ग्रोथ करेंगे ना, ग्रोथ करके देखेंगे। यीस्ट की बात करेंगे तो लगाएगा 90 मिनट। और अगर हम बैक्टीरिया में स्पेशली सुनना, बैक्टीरिया में ई कोलाई की बात करी हुई है इन्होंने 20 मिनट। किसकी बात करी हुई है? ई कोलाई की। पेपर में आ जाए इंटरफेस क्या है भाई? इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ये प्रिपरेटरी फेज है, रेस्ट फेज है। एम फेज के अंदर पूरी अपनी माइटोसिस, पूरा जो साइकिल थी, प्रोफेज, मेटा, एनाटीलो, पूरा वो एम फेज के अंदर काउंट होगा। एक बार ध्यान से सुनना, G1, S और G2। अब आप 12th क्लास में पढ़ोगे रेप्लिकेशन टॉपिक, पेपर में आ जाएगा कि एस फेज में रेप्लिकेशन होती है, G1 में जो G2 में, तो आंसर क्या आएगा? एस फेज। एस फेज में डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब सेम अपनी कॉपी, डीएनए कॉपी बना रहा है, सुनना, सेल कॉपी नहीं बना रहा, डीएनए की कॉपी बन रही है। और रेप्लिकेशन खुद में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत सारे रेप्लिकेशन के टाइम पे बहुत सारे एंजाइम की नीड पड़ती है, ठीक है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, जिन्होंने +2 करी उन्हें याद होगा, आपने जस्ट अभी रेप्लिकेशन किया। अब एक और क्वेश्चन आ जाए आपका कि इंटरफेस लगभग 95% पार्ट ले लेता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक ह्यूमन के सेल को कंप्लीटली डिवाइड करने में अगर 24 घंटे लगते हैं, तो बताओ इंटरफेस में उसको कितना टाइम लगेगा? अब एम फेज स्टार्टिंग उसकी होती है न्यूक्लियर डिवीजन से। अब न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मीनिंग साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। ऑल्सो इंटरफेस विच इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज। हाईलाइट कर लो इस पॉइंट को, अपने एनसीईआरटी खोल के बैठो साथ साथ। इंटरफेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस के अंदर हमने बैठ दिया गैप 1, गैप भी तो है ना एक टाइप से, ये बीच का पार्ट है, एस फेज और गैप 2 फेज। अब G1 क्या है? ये इंटरवल है, किसके बीच का गैप है? बिल्कुल, माइटोसिस की स्टार्टिंग हुई, हमने बोल दिया G1 स्टार्ट हो गया। माइटोसिस की स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुई नहीं है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्या सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है? हाँ जी, सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल मर थोड़ी ना गया, तो सेल ने अपना काम करना थोड़ी ना छोड़ दिया। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो ग्रो कर रहा है अपने साइज में ग्रो कर रहा है, लेकिन वो अपने डीएनए को डिवाइड नहीं कर रहा है। डीएनए डिवीजन की पूरी देखो सिंथेसिस नाम ही पता है क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे एक और नए डीएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए सिंथेसिस में क्या होगा? डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन। ये तीनों ही प्रोसेस आपको पढ़नी है अभी जस्ट कुछ दिनों बाद। डीएनए से डीएनए बन रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। वो कहाँ हो रही है? एस फेज में। मतलब अब असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ गया कि एस फेज का नाम एस फेज क्यों पड़ा? तो इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है और नया। असर्शन रीजन के लिए इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे आप। बेटा डीएनए पहले ये था, डबल होता है ना अपना, डिप्लॉयड होता है। अब इसी से क्या हुआ, प्लीज ध्यान से सुनना, कंटेंट अपना 4C हो गया, डबल हो गया कंटेंट। जितना भी कंटेंट मतलब अमाउंट डबल होगी, व्हाट आई वांट टू से, क्या डबल होगी?
अमाउंट डबल होगी। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर होते ना, 23 के 23, 46 के 46 ही रहेंगे, 23 पेयर ही, उनका नंबर डबल नहीं होगा। मतलब अगर हम डिप्लॉयड है ना तो हम डिप्लॉयड ही रहेंगे, टेट्राप्लॉयड नहीं बन जाएगा इस फेज में। इस बात को गलत मत करना। हमारा जो अमाउंट थी वो तो 2C से 4C होगी, किसकी अमाउंट, डीएनए की अमाउंट, लेकिन नंबर में कोई भी फर्क नहीं आया। मतलब अगर हमारा सेल डिप्लॉयड था भी वो डिप्लॉयड ही रहेगा, ठीक है, प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब एस फेज कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। मतलब अब क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ हुई, तो आप बोलोगे इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब अब तक हम जो सारी कहानी पढ़ रहे हैं कहाँ की पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की पढ़ रहे हैं। तो एनिमल सेल में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, न्यूक्लियस के अंदर हुई। कल हमने किया था कि सेंट्रोइल एनिमल सेल में मेन ऑर्गेनेल है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। याद करो 9+0 अरेंजमेंट कर ली आप सबने करी है। तो सेंट्रोइल भी डुप्लीकेट करेगा भाई, उसको भी तो दो साइड जाना है ना, डबल डबल चाहिए, दो सेल बनाने हैं। अब सेंट्रोइल के सेल ऑर्गेनेल है ना, सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में होती है, डुप्लीकेट भी कहाँ करेगा, साइटोप्लाज्म में करेगा। अब G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होएगी। मतलब आप बोलोगे G2 फेज में ट्रांसलेशन होगी, लिखो ये पॉइंट, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, मतलब G2 फेज में ट्रांसलेशन होगी। नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, अपनी ग्रोथ करता जा रहा है, वही साइज में ग्रोथ करता जा रहा है। इसको पता है अब मुझे आना है डिवाइडिंग फेज में, विच इज नोन एज एम फेज। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ना, आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू आरएनए, cDNA, नॉट डीएनए, cDNA है। एक अपना साइलेंट फेज होता है, क्वेश्चन स्टेज, G0 फेज। अगर जैसे कि हर्ट सेल है, उन्हें डिवाइड नहीं करना ना, डिवाइड करते ही नहीं है वो, कुछ हर्ट सेल्स, यहाँ पे एक वर्ड सुनना ध्यान से, कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे जो डिवाइड नहीं कर रहे, वो क्या जाएगी, G0 फेज में जाके चुपचाप बैठ जाएगी। लेकिन क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अरे हाँ वो अपना काम तो कर रहे हैं, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होनी थी वो तो हो रही है, अपना काम तो वो कर ही रही है ना। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म, जो टोटल केमिकल रिएक्शन एक इनसाइड द सेल हो रही है उसको मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। हाँ वो मे बी कट डाउन, बड़े से छोटा बन रहा है कैटाबॉलिज्म, छोटे से बड़ा बन रहा है एनाबॉलिज्म, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर्ट सेल अपना काम तो कर ही रहा है ना। तो G0 फेज में अपना सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, अपने को ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। और अगर मैं एनिमल्स की बात करूंगी तो जो माइटोटिक सेल डिवीजन है, देखो डिप्लॉयड के अंदर हम सब तो डिप्लॉयड ही है, सोमैटिक सेल्स के अंदर ही होएगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अभी आप पढ़ोगे हनी बीज का केस, वहां पे जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लीज इसको हाईलाइट करो, क्लास 12th में टॉपिक सेम आएगा आपका भी। मेल में जो हनी बीज होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड आगे जो उनका कुछ भी हो रहा है वो किससे हो रहा है, माइटोसिस से ही हो रहा है। तो पेपर में आ जाए माइटोसिस ओनली एंड ओनली अकर इन डिप्लॉयड सेल, ओनली एंड ओनली गलत है। माइटोसिस माइटोसिस मोस्ट ऑफ अकर इन डिप्लॉयड सेल, तो ये सही है, ठीक है। अगर नॉर्मल तो भी वो सही है, तब भी वो सही है, ठीक है। वो ओनली वर्ड ने उसने गलत कर दिया, ओनली वो ये कहना चाह रहा होती नहीं है हैप्लॉइड में, बट हैप्लॉइड में होती है, जैसे कि मेल में हनी बीज में होती है। अब क्यों हम बोल रहे हैं माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन, भाई जो क्रोमोसोम नंबर है ना पेरेंट में और प्रोजेनी के अंदर वो बिल्कुल सेम है। भाई मेरा कोई भी नॉर्मल सेल में 46 थे, जो 23 पेयर थे, उससे जो सेल बना उसमें भी कितने थे, 23 थे, ठीक है। तो हम नंबर सेम है ना, तो हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। कैसी डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। अब इसके अंदर एम फेज में हम बांट रहे हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। जो हम ये 4 फेज पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस के। देखो माइटोसिस एक सिंपल है मियोसिस के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि मियोसिस के अंदर प्रोफेज बड़ा लंबा होता है,
उसमें आप लैप्टोटीन, जाइगोटीन पे काइटीन, डिप्लोटीन, डाइकनाइसिस, इतने सारे स्टेजेस पढ़ोगे। यहाँ पे सिंपल सी बात खत्म होगी। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर चार सी स्टेजेस कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज है। किसके बाद आ रही है? ऑफकोर्स SO2 के बाद ही आएगी। ये नया डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया था, लेकिन नया डीएनए का मॉलिक्यूल तो जरूर बना था, बट वो पुराने वाले से सेपरेट नहीं हुआ था। अगर पुराने वाले को मैंने दिखा दिया रेड कलर से और नए वाले को किसी और कलर से दिखा दिया, मान लो, तो अभी वो उसको आप अलग सेपरेट करके नहीं देख सकते थे। अभी तभी तो नंबर नहीं बढ़ा था। अगर वो सेपरेट हो जाते तो नंबर बढ़ना जाता 2n से 4n। ये बात आपको याद रखनी है कि G2 फेज तक, S फेज में डीएनए तो हो गया था सिंथेसाइज, रेप्लिकेट, लेकिन वो एक के ऊपर एक ही था। तभी तो 2n to 2n नहीं था, वो नंबर उसका अमाउंट डबल हुई थी ना। अमाउंट क्या होगी थी? डबल होगी थी। तो जितने भी ये बने थे उनको आप अलग से नहीं देख पा रहे थे, एक दूसरे से बिल्कुल क्या थे? वाइंड थे, मिले हुए थे एक दूसरे से। तो प्रोफेज में क्या होगा? जो भी डीएनए था ना, पहले तो उसकी क्या होगी? कंडेंसेशन होगी। किसकी? क्रोमोसोमल मटेरियल की। इस पॉइंट को हाईलाइट करो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बुक लेके बैठी हो, अगर में क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए सिंथेसिस हुई थी एस फेज में, सेंट्रोइल की भी सिंथेसिस कहाँ हुई थी? एस फेज में, लेकिन साइटोप्लाज्म में। मेरी बात ध्यान से सुनो, डीएनए की सिंथेसिस हुई थी न्यूक्लियस में, सेंट्रोइल क्योंकि सेल ऑर्गेनेल है तो कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में। और कल हमने एक पॉइंट किया था, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रोइल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, याद है? तो सेंट्रोसोम भी कहाँ हुआ था? अरे ऑफ कोर्स ही बात है ना, एस फेज के अंदर तो होगी उसकी डुप्लीकेशन भी, ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगा ये? साइटोप्लाज्म में। अब तक वो बने थे ना, अब वो डबल हो चुके हैं, अब वो जाएंगे अपोजिट पोल पे। साइटोप्लाज्म में कहाँ जाएंगे? अपोजिट पोल पे जाएंगे। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मटेरियल था वो क्या होता जा रहा है? बिल्कुल कंडेंस होता जा रहा है, कंडेंस होता जा रहा है, पास आता जा रहा है, पूरी एक बकेट स्टेज आती है, शेप उसकी बनती है माइटोटिक क्रोमोसोम। और इसके अंदर सुनना ध्यान से, क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े हुए बाय द पॉइंट विच इज नोन एज सेंट्रोमियर। याद है आप सबको? तो क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या दिखेगी? एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड जो जुड़े हुए आपस में सेंट्रोमियर से। ये लाइन आपको ये बता रही है कि एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड किससे जुड़े हुए बाय द पॉइंट सेंट्रोमियर। ये आपका डाउट था। सेंट्रोमियर क्रोमेटिड को ज्वाइन कर रहा है, सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज, सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल है। ये एस फेज जो था वहां पे इसकी डुप्लीकेशन हो गई थी, और डुप्लीकेशन कहाँ हुई थी? साइटोप्लाज्म में हुई थी। एस फेज इज ए पार्ट ऑफ इंटरफेज। प्रोफेज में क्या हुआ? ये अपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो गया। अब सेंट्रोसोम से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं डेट आर नोन एज एस्टर्स, और ये एस्टर्स मिलके क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। अब नेक्स्ट पेज पे आप एक फोटोग्राफ के अंदर देखना, आपको दिखाई देगा अर्ली प्रोफेज में धीरे धीरे क्रोमोसोम कंडेंस्ड होता जा रहा था। न्यूक्लियर जो आप ये देख रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो रही है, और बिल्कुल जब ट्रांजिशन हो रही है ना, मतलब वो जा रहा है घूमता हुआ जा रहा है, तो अपने को ये दिखाई दे रहा है। रियली जब ये चीज मैंने, अब प्रोफेज का जब एंड होगा ना तो सारे सेल ऑर्गेनेल गायब हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना होएगी लगभग। देखो यहाँ पे जाते जाते तो इवन मेटाफेज तक जब पहुंचेगा ना अपना सेल, तो पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, टूट चुकी है। क्रोमोसोम, अच्छा क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर थे, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रही तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएंगे। आप एक बार ध्यान से देखो, जैसे जैसे मेटाफेज में जा रहे हैं क्रोमोसोम हो गए ना स्प्रेड, किसके अंदर हो गए? ये बट गए, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में बट गए। और फिर धीरे धीरे जब ये जुड़ जाएगी, अलाइनमेंट हो जाएगी, तो उस जो प्लेट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, मेटाफेज प्लेट। एक मेटाफेज प्लेट वर्ड लिखा होगा, ये लिखा हुआ, इसको हाईलाइट कर लो।
ये पूरी की पूरी जो मेटाफेज प्लेट बनी है ना, एक्चुअली ये पोजीशन होती है इक्वेटर पोजीशन। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए अपने पास कि मेटाफेज जो क्रोमोसोम की अलाइनमेंट हुई है वो कहाँ हुई है, तो आप बोलोगे इक्वेटर पे हुई है। सेंट्रोसोम की अलाइनमेंट कहाँ थी, पोल्स पे थी। एक क्वेश्चन और, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है और एक साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर। एक्चुअली जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना वो काइनेटोकोर से जुड़े हुए होते हैं, अपने को ये पॉइंट याद रखना है, ये नीट का है वो क्वेश्चन है। ये काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते। जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच है। इस पकड़ के रखा, घूम के दिखाओ तुम, आगे पीछे कहीं नहीं घूमने देना तुम्हें, तुम बीच में प्लेट बन के रहोगे। दिस इज द बेसिक रीजन कि मेटाफेज में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी सबसे बेटर होती है। ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। मेटाफेज में क्योंकि प्रॉपर प्लेट बनी, क्रोमोसोम अच्छे हैं, अगर मुझे किसी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो मैं किस स्टेज में देखना पसंद करूंगी, मेटाफेज में। इवन मैंने खुद भी अगर रिसर्च पर्पस से कभी देखा है तो किस फेज में देखा, हमेशा मेटाफेज में। हमेशा मैं वो सेल सिलेक्ट करती थी जो मेटाफेज में हो, पहले माइक्रोस्कोप के अंदर देखना कौन मेटाफेज में है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडी सबसे बेटर होगी। अब ये लाइन एनसीईआरटी की है, इसको आप करो, ये एनसीईआरटी की लाइन, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। कर लो इस लाइन को हाईलाइट। एनाफेज जब स्टार्ट हो रहा है तो जो ईच क्रोमोसोम है, सुनना ध्यान से, प्रोफेज में हमने क्या किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई थी तो जितना भी क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कहाँ पे आ गया, सारा का सारा साइटोप्लाज्म में आ गया। सारा मटेरियल कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में जगह चाहिए ना, अब सारी जगह तो सेल ऑर्गेनेल ने घेर रखी थी, तो ये सेल ऑर्गेनेल गायब हो जाएंगे। ये पॉइंट एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब देखो एक बारी, डिसइंटीग्रेट होना, टूट जाना, डिसइंटीग्रेट होना मतलब टूट जाना। जो अपनी लाइनिंग जो सारी की सारी क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। ये वाला पॉइंट आपको याद रहेगा। जितने भी अपने सेल ऑर्गेनेल है, चाहे वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सारे के सारे गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। बाद में आएंगे, अभी रुक जाओ, ये बाद में आएंगे, लेकिन अभी क्या हो गए थे, ये गायब हो गए थे। तभी तो स्पेस बना, किसके लिए स्पेस बना, अपने न्यूक्लियर मटेरियल के लिए, क्रोमोसोम्स के लिए। मेटाफेज में क्या हुआ, अब तक तो उबड़ खाबड़ थे ना क्रोमोसोम, अब ये प्लेट में लाइन हो गए। फिर एक क्वेश्चन और बनता है नीट के लिए, किस पॉइंट पे जुड़े एक्चुअली वो, तो काइनेटोकोर पे जुड़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ जुड़े, वो काइनेटोकोर पे जुड़े। ये पॉइंट याद रहेगा। मेटाफेज सबसे बेस्ट होता है इजिली स्टडी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मॉर्फोलॉजी, यस मॉर्फोलॉजी, नॉट एन नॉट में मॉर्फोलॉजी, सिर्फ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख सकते हो। स्ट्रक्चर में तो क्या ही होता है, एक सेंट्रोमियर हो गया, क्रोमेटिड हो गया, आर्म्स होगी। अभी डिटेल स्टडी वो जेनेटिक्स में आएगा, सीक्वेंस की स्टडी करेंगे वहां पे आप, एटीजीसी सीक्वेंस होती है, बहुत कुछ है, वो सबसे मस्त चैप्टर है। उसके बाद एनाफेज में जब आप आते हैं, एनाफेज में जब आप आते हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो क्रोमोसोम थे मेटाफेज में रेंज से वो टूटने शुरू होएंगे। सुनना ध्यान से, एक क्रोमोसोम मिलके बना है 2 क्रोमेटिड से। अब वो टूटा, एक क्रोमोसोम टूटा 2 क्रोमेटिड में, एक क्रोमोसोम टूटा 2 क्रोमेटिड में। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना है। अब ये क्या थे, ये डॉटर क्रोमोसोम थे, किसके, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के। हमेशा हम डॉटर सेल वर्ड यूज करते हैं बायो में, बिकॉज उन सेल्स के पास एबिलिटी होती है फर्दर डिवाइड करने की। अभी तक मेटाफेज में तो क्या थे, वो इक्वेटर पे अलाइन थे, अब वो धीरे धीरे पोल पे जाना शुरू होएंगे। कहाँ जाना शुरू होएंगे, पोल पे जाना शुरू हो जाएंगे। और जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे जाना शुरू हो गए, पोल्स अवे, सुना, अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटर से पोल की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ। अब ये क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, इक्वेटर टू पोल या पोल टू इक्वेटर। हाँ जी, क्या क्या हुआ, एनाफेज के अंदर अपना बेचारा सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमेटिड सेपरेट हुए, दिख रहे हैं आपको क्रोमेटिड सेपरेट हुए। हो सकता है लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए, ये अपने को दिखा दे कौन सा फेज है। क्रोमेटिड कहाँ घूमे, अपोजिट पोल की तरफ। प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे क्रोमेटिड थे वो अपोजिट पोल की तरफ क्या हो गए, मूव हो गए। अब अपना जो कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज है डेट इज टीलोफेज। कौन सा है, टीलोफेज है। टीलोफेज स्टार्टिंग है अभी फाइनल फेज की।
स्टार्टिंग है किसकी, फाइनल फेज, किसका फाइनल फेज, कैरियोकाइनेसिस का। ये पॉइंट मुझे याद रखना है कि टेलोफेज स्टार्टिंग है, फाइनल फेज किसका, फाइनल फेज कैरियोकाइनेसिस का। अब क्रोमोसोम अपने पोल पे पहुंच चुके थे ना। अब वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी करेक्टर है, अलग अलग क्रोमोसोम थे ना, अब वो इकट्ठे दोबारा से होना शुरू हो रहे हैं। देखो पता ही नहीं लग रहा कि ये क्रोमोसोम मिक्सिंग होगी ना। इंडिविजुअल, आप यहाँ पे किसी इंडिविजुअल क्रोमोसोम को पहचान सकते हो? इन्होंने शो करने के लिए रेड ब्लू कलर दे दिया। रियलिटी इज दिस कि जब मैंने खुद ने जब डीएनए निकाला, क्रोमेटिन मटेरियल बहुत बार निकाला है, बहुत मतलब ह्यूमन सेल से लेके बैक्टीरिया सेल से लेके पता नहीं कितनों के सेल का निकाला है, कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल पानी लगता है। इवन खुद के फ्रेंड का भी डीएनए निकाला है, उसके ब्लड सेल्स लेके। क्या किया था, ब्लड सेल ले लिए, सेंट्रीफ्यूग किया, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस थी, वो भी आएगी बायोटेक वाले चैप्टर में आपके, डीएनए निकालने की प्रोसेस। तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, रियली टेस्ट ट्यूब में लगता है सब कुछ पानी की तरह है, उसमें डीएनए। मुझे अगर देखना है ना उसको, तो मुझे उसमें डाइस यूज करनी पड़ती है हमेशा। अब अपने को यहाँ पे दिखा रखा है, ये मत सोचो अच्छा एक रेड होता है एक ब्लू होता है, नहीं, ये डाइस है। और यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रखा है कि देखो आपको इस वाली स्लाइड में कुछ समझ में आ रहा है, तो मिक्सिंग हो गई यार रेड ब्लू कलर की। मतलब टीलोफेज में हर क्रोमोसोम ने अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर को क्या कर दिया, प्रॉपर लॉस कर दिया, अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या कर दिया, लॉस कर दिया। किस फेज में, टीलोफेज में इंडिविजुअल कैरेक्टर लॉस हो गया। अब जो क्रोमोसोम का क्लस्टर बन गया, गुच्छा बन गया, बना कहाँ, ये पोल पे, और पोल पे भी दोनों पोल अलग अलग पे, तो हमने इसको बोल दिया अपोजिट स्पिंडल पोल। आइडेंटिटी लूज हो चुकी है। अब इन बेचारों को चाहिए कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ये रो रहे हैं, कहते हैं मैं ढक लो। अब प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, लेकिन टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी। प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी क्रोमोसोम के अराउंड। अब क्या हुआ, सेल तो एक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियाई क्या हो गए, दो हो गए ना, तभी वर्ड न्यूक्लियाई आया, प्लूरल फॉर्म के लिए आ गया। अब ये कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं अब हम नहीं हांडेंगे साइटोप्लाज्म में, आ जाओ दोबारा आ जाओ। कौन कौन दोबारा आ जाओ, वही जो तुम गायब हुए थे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल सारे वापस आ जाएंगे। अब नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, किस फेज में गायब हुए थे, प्रोफेज में। किस फेज में दोबारा आए, टीलोफेज में। इतना क्लियर हुआ। न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन क्या सेल डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। अब सेल साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए जो अपने को चाहिए, डेट इज साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ा ना बेटा, ये बहुत नॉर्मलाइज था। साइटोकाइनेसिस हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। जो अपन नॉर्मल एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो डेट इज द सेल फ्यूरो मेथड। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, सेल फ्यूरो मेथड। तो खाली माइटोसिस का मतलब ये नहीं है कि बस आपने क्रोमोसोम डिवाइड कर दिए वो हो गया माइटोसिस पूरी, नहीं। अपनी मसल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये पॉइंट आपको याद होगा। अपनी जो मसल सेल होती है ना, एक्सेप्शन है वो, जैसे कोकोनट का एंडोस्पर्म एक्सेप्शन है, ये आपने अभी पढ़ लिया होगा दोबारा से, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ऐसी अपनी मसल सेल। इवन एक एक्सेप्शन हो रहा है मैच्योर आरबीसी, न्यूक्लियस ही नहीं होता, बात खत्म। हाँ, तो माइटोसिस में सिर्फ मतलब ये नहीं है कि कैरियोकाइनेसिस हुई बात खत्म, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइटोकाइनेसिस होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब यहाँ पे होगा क्या, फ्यूरो बनेगा। देखो ये पूरा, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ्यूरो बनेगा, अंदर की तरफ छेद होगा, अंदर की तरफ, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल। जब पहले प्रैक्टिस सेशन हुआ था, जून जुलाई का मंथ था शायद, तो हमने क्वेश्चन बार बार किया था कि एनिमल सेल में सेल फ्यूरो मेथड इज सेंट्रीपिटल, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लग रहा है। तो सेल फ्यूरो मेथड आपको याद रखना है। फ्यूरो हो रहा है किसके अंदर, फ्यूरो हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, और धीरे धीरे ये छेद और बड़ा होता जा रहा है, अंदर की तरफ जाता जा रहा है, अंदर की तरफ जाता जा रहा है। और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो मेरे पास टोटल 2 साइटोप्लाज्म बन के आ रहे हैं। कितने साइटोप्लाज्म बन के आ रहे हैं, 2 साइटोप्लाज्म बन के आ रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं,
प्लांट सेल में तो हमें बीच में प्लेट चाहिए ना, है ना, क्या चाहिए बीच में, प्लेट चाहिए, तो वहां पे होता है सेल वॉल फॉर्मेशन मेथड। अब ये उल्टा होता है, ये बीच से आउटवर्ड बनती है सेंट्रीफ्यूगल, प्लांट सेल के अंदर क्या बनती है, बीच से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगली बन जाती है, आउटवर्ड की तरफ जाती है। अब अपने को तो 2 सेल चाहिए थे, सेल बन के रेडी हो गए, ये काम होता रहता है होता रहता है होता रहता है, बस कुछ एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए, जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, वो अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कोकोनट का एंडोस्पर्म, ये लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, क्लास 12 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में भी डिस्कशन है, सेम लाइन एज इट इज लाइन डिस्कस है, बिल्कुल सेम लाइन, 2 बार आ रही है, समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंट है भाई। म्योसिस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात म्योसिस की, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिन भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सबके सब डिवाइड करते हैं किससे, म्योसिस से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, म्योसिस से डिवाइड कर रहे हैं। स्पेशलाइज, कल हम बार बार बोल रहे थे रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोल रहे थे, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, हाफ हो गया, इसलिए डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ये पता है ये टॉपिक कितनी बार यूज हो रहा है, आपने ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, इन सब के अंदर भी हैप्लॉटिंग डिप्लॉटिंग लाइफ साइकिल इतना पढ़ रखा है, तो ये टॉपिक वहां पे एज इट इज यूज हो रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस देखो, म्योसिस की सिग्निफिकेंस, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन से ही पढ़ते हैं, वहां पे भी देखते हैं म्योसिस 1 हुआ, स्पर्मेटोगोनिया थे, माइटोसिस से डिफरेंशिएट करे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, आगे पूरा पढ़ रहे हो ना म्योसिस 1 म्योसिस 2 आप, तो कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, तो ये तो बिल्कुल फंडामेंटल है अपना। तो म्योसिस के अंदर देखो 2 सीक्वेंशियल साइकिल है, सेल डिवीजन हो रही है, हमने बोला म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। म्योसिस 1 किसके बाद इनिशिएट हो रही है, म्योसिस 1, म्योसिस 1 पहले होगी, म्योसिस 2 पहले होगी, ऑफ कोर्स 1 पहले होगी, नाम से पता लग रहा है। एक बात और याद रखना, म्योसिस 1 का प्रोफेज सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके प्रोफेज को हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं 5 फेज में, कितने फेज में, 5 फेज में। इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी, आज दोबारा बता देती हूँ, आज थोड़ी नई ट्रिक बताती हूँ। लता जरा पानी, देखो लता फॉर क्या है, लेप्टोटेन, जरा जाइगोटेन, पानी पेकाइटिन, समझ में आ गया, पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो, पहले वाली बताती हूँ, डिप्लोटीन एंड डाइकनेसिस, पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो। क्यों लाइन वाइज याद करनी है, बिकॉज इसमें इवेंट जो होते हैं अपने को लाइन वाइज ही याद रखने हैं, ठीक है। फिर एक और ट्रिक बताइए, लेट ज़ेब्रा प्ले विद डम्मी डॉग, चलो डॉल से खेल लो, ठीक है, ये भी ट्रिक बताई हुई है कुछ बच्चों को। अब हम सबसे पहले आते हैं लेप्टोटेन में, ये देखो हम इतना बड़ा, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स होता है म्योसिस का प्रोफेज, कि उसके भी आगे 5 फेजेस होते हैं, मतलब कितनी हद वाली बात है ना। अब इसके जो आगे 5 फेजेस होते हैं ना, आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे डिटेल में, तब आप वहां पे पढ़ोगे इसकी स्टेजेस। पेकाइटिन को आप डिटेल में पढ़ोगे, क्लास 12 की बुक में रिकम्बिनेशन टॉपिक पूरा आएगा, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, जिन्होंने +2 कर ली उन्हें याद होगा, पूरा डिटेल में आता है ये टॉपिक। लैप्टोटीन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम थे, अगर मैं इसको लाइट माइक्रोस्कोप, देखो लाइट माइक्रोस्कोप का नाम लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए पड़ा, उसमें अगर आपको किसी भी केमिकल को, किसी भी केमिकल सब्सटेंस और अन्य लिविंग सेल को देखना तो आपको लाइट चाहिए, जिसको आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं, किसको, लाइट माइक्रोस्कोप को। तो जो लैप्टोटीन स्टेज है, क्रोमोसोम मुझे क्या दिख रहे हैं, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे विजिबल है, किसके अंडर विजिबल है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल है। जो कॉम्पैक्शन है क्रोमोसोम की, कॉम्पैक्शन मतलब कंडेंसेशन, पास आना, वो कंटिन्यू होती जा रही है। अब लैप्टोटीन के जस्ट बाद जो अपना फेज आएगा, डेट इज जाइगोटीन, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद जाइगोट, कोई लेना देना नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जाइगोट जाइगोटीन एक बात है, नहीं कुछ भी नहीं है, सेम, ठीक है, जाइगोटीन बिल्कुल अलग फेज है। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम मटेरियल है उनमें पेयरिंग होती है, और इस
पेयरिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट, सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? सिनेप्सिस। और जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं ना बिल्कुल सेम सेम होते हैं, इसलिए हम उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को कभी देख रहा हो, अब जब मुझे इसकी डीप स्टडी करनी है ना, तो हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। किसके अंडर जाएगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। फिर वहां से हम देखेंगे, कल मैं सुदीक्षा आपको बता रही थी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम ऐसे आंख डाल के नहीं देखते कि क्या दिख रहा है, सामने पूरी स्क्रीन पे माइक्रोग्राफ दिखता है हमें दिखाई। तो यहाँ पे देखो वर्ड आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, इस पॉइंट को भी हाईलाइट करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज, देखो क्या वर्ड आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो आपको दिखाई दिया उसकी सारी फोटोग्राफ कहां बन रही है? इलेक्ट्रॉन उस ग्राफ में जो स्क्रीन होती है। रियली अभी है नहीं लैब, वरना मैं तुम्हें दिखाती कैसे पूरा डिटेल में आता है और हमें एज इट इज पिक्चर दिखाई देती है पूरे उस पे स्क्रीन पे, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उससे जो फोटो दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से पूरी की पूरी फोटो दिखाई देगी, ठीक है। यहां से हमें पता लगता है अच्छा पेयरिंग हो चुकी है। अच्छा क्या हो चुकी है? पेयरिंग हो चुकी है, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, हमें एज इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये दिखाई भी देता है। होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हुई थी। अब नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की स्टडी आप किस स्टेज में करते हो, तो आप बोलोगे जाइगोटीन। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, चाहे लिख लो कि जाइगोटीन पे आप किसकी स्टडी कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन क्या बना? माइक्रोग्राफ बना। अब पता क्या होता है इसके अंदर, क्रोमोसोम पेयर्ड हो गए, तो क्रोमोसोम के लिए तो वर्ड यूज होता है बाइवेलेंट। हर ज्यादा स्टार्टिंग में आपने समझा हुआ है टॉपिक, क्रोमोसोम 2 हो गए तो इसलिए क्रोमोसोम के लिए वर्ड यूज होता है बाइवेलेंट। बट अगर मैं क्रोमेटिड के पर्सपेक्टिव में बोल रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? टेट्राड, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। समझो इस पॉइंट को, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो अपना जो बाइवेलेंट बना तुमने क्या बोल दिया इसके लिए? वर्ड टेट्राड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ आपने देखा जाइगोटीन में, लाइट माइक्रोस्कोप से आपने देखा लैप्टोटीन में, लैप्टोटीन, जाइगोटीन एंड देन क्या आएगा? पैकाइटिन। अब पेपर में आ जाए, ज्यादा क्लियर विजिबल कहाँ है हमें ज्यादा मटेरियल? ज्यादा पैकाइटिन में। एनसीईआरटी की लाइन है, इसको हाईलाइट करेगी प्लीज। अगर ज्यादा क्लियरली विजिबल देखना है ना आपको, तो आपको कहाँ दिखाई देगा? नेक्स्ट स्टेज में दिखाई देगा। ना ना, अब सुनो इस चीज को, जो पहली 2 स्टेजेस थी, पहली 2 स्टेजेस का मतलब यहाँ पे इसका है लैप्टोटीन और जाइगोटीन से, ठीक है। तो पहली 2 स्टेजेस थी प्रोफेज 1 की, वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, बहुत ही कम समय के लिए फटाफट काम होता है भाई। प्रोफेज उसमें लैप्टोटीन में क्या होता है? कॉम्पेक्शन हो रही है, लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो रही है, सिनेप्सिस हो रही है। जाइगोटीन में पर्टिकुलरली देर इज ए वर्ड सिनेप्सिस हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो रही है, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। फास्ट प्रोसेस है तभी तो बड़ा है शॉर्ट लिव्ड। अब शॉर्ट लिव्ड किसके कंपैरिजन में? पैकाइटिन के कंपैरिजन में। अभी हमने एक वर्ड किया था कि पैकाइटिन में ज्यादा विजिबल होता है, देखो ये लाइन दोबारा आ गई कि जो चारों क्रोमेटिड थे, बाइवैलेंट क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे? 4 ही तो होंगे ना, कितनी नॉर्मल सी बात है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, तो बाइवैलेंट में कितने होंगे? 4 ही क्रोमेटिड होंगे अपने। ये अपने को क्लियरली विजिबल होते हैं किस पोजीशन में? टेट्राड में। यहाँ पे प्रॉपर कुछ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम जिस पॉइंट पे जुड़ता है, जिस पॉइंट पे जुड़ता है, दैट पॉइंट ऑफ कनेक्शन इज नोन एज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इस वर्ड को हाईलाइट और करो, क्लास 12th में आप पढ़ोगे रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक अलग कलर से बना लेते हैं आप, ये मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम जिस पॉइंट पे जुड़ गया, बहुत क्लोज एसोसिएशन होते हैं इनका, तो जिस पॉइंट पे ये क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए, दैट पॉइंट इज पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ एक्सचेंज हो रहा है। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? सीक्वेंस ऑफ डीएनए, एटीजीसी की सीक्वेंस ही तो है ना, तो एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के टाइम पे। ये अगर हम मैं डिटेल जेनेटिक्स में चली जाऊं तो इसका मतलब ये निकल रहा है, डिटेल जेनेटिक्स में जाने के बाद यहाँ भी जेनेटिक्स इन्वॉल्व है इस पॉइंट में भी।
यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। देखो वर्ड आ भी गया, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, दिख रहा है आपको नेक्स्ट वर्ड कि इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक रेड वाली और ब्लू वाली नॉन सिस्टर होगी ना तुषार जी, गुड मॉर्निंग। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ब्लू वाली और रेड वाली अलग अलग थी ना, अलग अलग क्रोमोसोम की थी, तो उनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुई डेट इज रिकॉम्बिनेशन। देखो लाइन हाईलाइट करेंगे प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए की सीक्वेंस से छोटा सा पार्ट सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन निकलता है, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हुई? क्रॉसिंग ओवर हुई पैकाइटिन में। किस स्टेज में हुई? पैकाइटिन में। सिनेप्सिस कहाँ हुई? जाइगोटिन में। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगी? पैकाइटिन के अंदर होगी। अब क्रॉसिंग ओवर जब भी हो रही है तो जहां पे इंजाइम्स का यूज हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम इसको? इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। भाई क्रॉसिंग ओवर से रिकम्बिनेशन हुई, इंजाइम, देखो रिकम्बिनेशन के लिए रिकम्बिनेस, रिकम्बिनेशन के लिए रिकम्बिनेस, और हमारी इंजाइम जितने भी है ना अपने, ऑल आर बायोकैटालिस्ट। क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ आरएनए। अब रिकम्बिनेशन हो गई, पैकाइटिन के एंड तक पूरी हो जाती है, क्रोमोसोम की जो लिंक्ड साइड है वो इवन पता लग जाती है, जो ब्लू और रेड में एक्सचेंज होना था हो गया। अब अपनी जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी? डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज की होगी बिगिनिंग, दैट इज डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा बच्चे, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। जो सिनेप्सिस हुई थी, कॉम्प्लेक्स बना था अपना, सिनेप्सिस के टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा इस स्टेज में। क्या स्टार्ट होगा? डिसोल्यूशन, घुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम थे, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, वो भी दूसरे से क्या हो रहे हैं? साइड साइड होते जा रहे हैं। साइड साइड होने के टाइम पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज चाइजमेटा। कैसे बनता है ये? मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये ऊपर ऊपर से तो सेपरेट हो गए लेकिन एक बीच पॉइंट से कहीं पे रह गए, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्स शेप। ठीक है, एक्स शेप, जैसे एक्स की शेप होती है लगभग वैसे दिखाई देती है। एक बार देखना, लग रहा है ना लगभग एक्स की तरह। भी जब मैंने इसको खुद देखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में, तो प्रॉपर एक्स नहीं दिखता, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए तो मैं इसको एक्स मानूंगी, उसकी तरह दिखना चाहिए, उसकी तरह दिख रहा है। कहाँ बनता है ये? डिप्लोटीन के अंदर बनता है। अभी आपने जस्ट पढ़ा था, जो आपने oogenesis करी होगी, कि अपने अंदर भी, ठीक है, किसके अंदर? अपने अंदर भी oocyte of some vertebrates, इनके अंदर भी डिप्लोटीन देखो कहाँ फीटल से लेके पुबर्टी तक रह जाती है। फीटल स्टेज से लेके पुबर्टी तक रह जाती है, कितना बड़ा लाइफ स्पैन हो जाता है। पुबर्टी कहाँ पे रीच हो रही है? आफ्टर 11, 12, 13 की एज में, कि जब प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है, तब तक फीटल से लेके तब तक कहाँ पे रह रहे हैं oocyte? प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में रह रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड है ना, मंथ और ईयर्स, इन केस ऑफ ह्यूमंस इट ईयर्स। ये डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस में कंफ्यूज मत होना, ये आपको क्वेश्चन पहले आया हुआ है। कहाँ पे अरेस्ट होगी ग्रोथ? डिप्लोटीन में, which is a phase of प्रोफेज 1 of meiosis 1, रिडक्शनल डिवीजन में। अब हम आगे फाइनल स्टेज में। फाइनल स्टेज जो मियोटिक प्रोफेज 1 की होगी उसको हम बोलेंगे डाइकिनेसिस। अब जो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर भी बना था ना, उसको भी घुलना है, टर्मिनलाइजेशन, उसका भी खात्मा होने वाला है। ठीक है, वो भी डिसॉल्व होने वाला है। अब इस फेज के अंदर एक बात बताओ, है तो ये भी प्रोफेज का ही पार्ट। प्रोफेज को एक बार कंपैरिजन करो माइटोसिस से। प्रोफेज में हो क्या रहा था एट लास्ट? कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यही तो हो रहा था प्रोफेज के अंदर। तो इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम थे वो फुली कंडेंस हो जाएंगे। क्रोमोसोम फुली कंडेंस जो होना था, रिकम्बिनेशन हो गया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। दिस इज द बेसिक रीजन कि मियोसिस में वेरिएशन आती है और माइटोसिस में वेरिएशन नहीं आती। तो स्टेटमेंट टाइप सेशन रीजन में कभी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे क्या याद रखना है? माइटोसिस में कोई रिकम्बिनेशन नहीं थी, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं थी, इसलिए माइटोसिस में कभी भी वेरिएशन नहीं आती, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रही है, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, आपने सीक्वेंस ही अलग कर दी, आगे ना वेरिएशन। मियोसिस में क्या आ रही है? वेरिएशन आ रही है, ये रीजन है। क्रॉसिंग ओवर उसका रीजन है।
डायकिनेसिस के एंड तक जो अपना प्रोफेज में काम होता था वो सारा काम हो जाएगा। न्यूक्लियोलस गायब, न्यूक्लियर एनवलप गायब, मतलब अब ये तैयार हो गया कहाँ पे आने के लिए, मेटाफेज में आने के लिए। कहाँ पे आने के लिए तैयार हो गया, मेटाफेज में आने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि हम प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे मेटाफेज 1, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब वही मेटाफेज में तो मेटाफेज सीधा बोलते हैं, बनेगी प्लेट इक्वेटर पे, क्या बन जाएगी मेटाफेज प्लेट। बच्ची इसमें से थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी आ जाए तो अटेम्प्ट कर लेना। अपने जो सेंट्रोयल थे वहां से, सेंट्रोयल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अपना सेंट्रोयल बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और अपनी सेंट्रोयल में अरेंजमेंट थी 9+0, ये कल करा अपन ने, कैसी अरेंजमेंट थी, 9+0। कल के लेक्चर में लगभग सब बच्चों ने ये टॉपिक किया था, 9+0 अरेंजमेंट थी। और वो जुड़े भी कैसे थे, ट्रिपलेट फॉर्म में, और बीच में प्रोटीनियस सेंटर विच इज नोन एज हब, याद है। yes, और ज्वाइनिंग कैसी थी, हेड टू टेल, याद है, हेड टू टेल ज्वाइनिंग थी। वहां से निकल रहे थे स्पिंडल फाइबर, कनेक्ट किस पे है, काइनेटोकोर पे, किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे। हमने इन 2 दिनों में जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। वहां पे तो क्या था, एक ही मेटाफेज, एक ही प्लेट बनी थी ना, इसमें 2 प्लेट्स, इसमें कितनी बनेगी, 2, तभी तो आधा आधा कंटेंट जा रहा है, हाफ हाफ हो गया। पहले ही कंटेंट क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया, क्या हो गया कंटेंट, हाफ हाफ हो गया, ठीक है। उसके बाद वही एनाफेज जो हमने अभी पढ़ा है, पॉल पे जाएंगे। एक सेंट्रोमियर वाला पॉइंट याद रखना, सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज काइनेटोकोर। और स्पिंडल फाइबर हमेशा कहां जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। टीलोफेज, जो चीजें लॉस्ट हुई थी ना प्रोफेज में, वो सारी की सारी चीजें टीलोफेज में दोबारा आके बन जाएगी, ठीक है। सारी की सारी चीजें टीलोफेज में दोबारा आके रिफॉर्म हो जाएगी, चाहे वो न्यूक्लियोलस है, ईआर है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल थिंग्स आर रिफॉर्म। जो इंडिविजुअलिटी थी वो सब अपने खो देंगे, दोबारा से क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। इतना क्लियर रखना है कि जैसे ही म्योसिस सेकंड, म्योसिस 1 पूरी हुई, म्योसिस सेकंड जल्दी से इमीडिएटली शुरू हुई, इमीडिएटली क्या होगी, शुरू होगी। कल हमने एक पॉइंट किया था कल के लेक्चर में कि एक्चुअली म्योसिस सेकंड के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, याद है। तो म्योसिस सेकंड मैच कर रही है ना माइटोसिस से, मैच कर रही है ना, क्योंकि पेपर में खाली मेरे से पूछ लिया मियोसिस सेकंड क्या है, तो मैं बोलूंगी इक्वेशनल ही है। पूरी मियोसिस क्या है, रिडक्शनल है। पूरी मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन हो रही है उसके अंदर। तो ये पूरी की पूरी रिजेंबल कर रही है, किससे रिजेंबल कर रही है, माइटोसिस। अब जो काम होता था ना माइटोसिस में, वही क्या होता था प्रोफेज वाले में, वो सारा काम हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, कॉम्पैक्शन हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेल गायब हो जाएंगे, मेटाफेज के अंदर वही प्लेट बन जाएगी, एनाफेज में पोल पे चले जाएंगे, टीलोफेज में दोबारा से आ जाएंगे। क्लियर हो गया, यस, वही है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या करनी है, म्योसिस की वेरिएशन, और वेरिएशन ये आधार है इवोल्यूशन का, ठीक है। वेरिएशन किसका आधार है, इवोल्यूशन का। वो भी चैप्टर अपना भी आना है कुछ टाइम में। नेक्स्ट पेज पे आपको सिग्निफिकेंस दिखा रखी है, बिल्कुल लास्ट का जो टॉपिक है। वेरिएशन होगी तभी तो हम नई एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है।